हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां होती थी, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो यहाँ पर मैंने अभी 8 अनुसूचियों का वर्णन किया है, 4 जो है बाद में जोड़ी गई। शुरुआत में जब संविधान निर्मित हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ संविधान में वर्णित थी। ये बहुत ही आसान है और उस पर जरूर क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो जो सबसे पहली अनुसूची है आपकी, उस अनुसूची को बोलते हैं संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र का मतलब यह है कि भारत में कितने राज्य हैं प्लस कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका जो वर्णन है वो पहली अनुसूची में है। अर्थात भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे पहले 29 राज्य हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया तो अब 28 राज्य हो गए और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू और लद्दाख। तो इस प्रकार से कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन दादर नगर हवेली को दमन द्वीप के अंदर क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है, इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन जो है किसमें है, आपकी संघ व राज्य सूची में। ऐसा आएगा जैसे सवाल आ सकता है नए तरीके से कि जो जम्मू कश्मीर जो नया राज्य बनाया गया, नए राज्य का जम्मू कश्मीर से जो राज्य का दर्जा छीना गया है, संविधान की किस अनुसूची में उसका वर्णन होगा। तो संविधान की किस अनुसूची से उसको हटाया गया होगा, पहली अनुसूची से उसको हटाया गया होगा। अर्थात संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो वह पहली अनुसूची से संबंधित है। सवाल आ सकता है कि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो पहली अनुसूची से संबंधित है। तो पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, वर्णन है। दूसरी जो अनुसूची होती है आपकी, उसमें वेतन भत्तों का वर्णन होता है। वेतन भत्तों आने कहने का मतलब केंद्र सरकार के जितने भी प्रमुख कार्यपालिक अधिकारी हैं, जिसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, सांसद है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों का जो वर्णन होता है वो किसमें होता है, आपका अनुसूची 2 में क्या है, इसका वर्णन मौजूद है। और तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में प्रमुख जो पदाधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सांसद है या मंत्री है, इनको शपथ कौन दिलाएगा, इसका वर्णन जो है तीसरी अनुसूची में। अधिकांशतः बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में कि वेतन किसमें है, तीसरी में है कि शपथ दूसरी में है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी जैसे हमारी नौकरी लगती है तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, वेतन मिलता है, और फिर उसके बाद हम काय के बारे में सोचते हैं, शपथ के बारे में, है ना। काम के बाद अनेक, जब भी कोई हम काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं, वेतन कितना मिलेगा, और उसके बाद फिर हम काम की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि पहले वेतन आता है, फिर शपथ आती है। फिर चौथी जो बात है, चौथी जो अनुसूची है, उसमें राज्यसभा की सीटों का क्या है, वर्णन है। जैसे मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, 31 राज्यसभा की सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे आपकी राज्यसभा की सीटें आपकी 5 हैं। तो इस प्रकार जो राज्यसभा की सीटों का जो निर्धारण है वो अनुसूची 4 में वर्णित है। राष्ट्रपति जो है समय समय पर क्या करेगा, जनसंख्या के आधार पर क्या करता है, राज्यसभा की सीटों को निर्धारित करता है। 2026 तक अभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर अगला आता है आपका, इन दोनों को भी आप एक साथ याद कर सकते हैं। तो 2 को आप एक साथ याद कर सकते हैं, वेतन भत्ते और शपथ, और अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। इन दोनों का संबंध जनजाति कल्याण से है। पहली बात ये याद रखना है, कैसे याद रखना है कि इनका संबंध कहाँ से, तो दोनों का संबंध जनजाति कल्याण से है। कई बार परीक्षाओं में आता है सवाल, ये यूपीएससी में भी आया है कि 5वीं अनुसूची का संबंध या 6ठी अनुसूची का संबंध कहाँ से है, तो जनजाति कल्याण से है। किसी में कम पावर दिए गए, किसी में ज़्यादा पावर दिए गए। मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तृत तरीके से अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र को समझाया कि किसमें राज्यपाल को कम पावर है, किसमें राज्यपाल को अधिक पावर है। तो ये सब वर्णन मैंने उसमें किया था। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र दोनों का संबंध किससे है, जनजाति कल्याण से है। और ये जो है 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बोडोलैंड पर्वतीय परिषद।
बोडोलैंड पर्वतीय परिषद 5 राज्यों में है। अनुसूचित क्षेत्र कितने राज्यों में है आपके? 5 राज्यों में। ऐसा 5 राज्य जो है, इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म और है, अमेत्री मी के माध्यम से भी क्या कर सकते हो, इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो 5 राज्यों में जो है आपको अनुसूचित क्षेत्र क्या होंगे, मिलेंगे। उसके बाद आएगा आपका जनजाति क्षेत्र। तो जनजाति क्षेत्र जो है 10 राज्यों में। तो 10 राज्यों के ऐसे नाम आसानी से आप याद रख सकते हो। कैसे? पूर्व का जो 2000 से पहले का जो मध्य प्रदेश था, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश की सीमा जिन राज्यों को छूती थी, उनको यदि अपन याद रखें, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश छोड़ दो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से तोड़ के क्या बना, झारखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से तोड़कर बना छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके और मध्य प्रदेश, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्य आपके इसमें सम्मिलित हो गए। तो इस आधार पर आप बता सकते हो कि अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है कितने राज्यों में है आपके? 10 राज्यों में जनजाति क्षेत्र बनाए गए। इसके बाद आता है आपका सूचियां अर्थात कानून कौन बनाएगा, कौन से कानून केंद्र के द्वारा बनाए जाएंगे, कौन से कानून राज्य के द्वारा बनाए जाएंगे, इन सब चीजों का वर्णन किसमें होता है? सूचियों में होता है। तो सूचियां किसमें आती है? अनुसूची 7 में काय का वर्णन है? सूचियों का। सूचियों का वर्णन काय में है? 7 में। 7 से आप क्या याद रख सकते हो? 7 से सूचियां याद रख सकते हो। तो इसमें 3 प्रकार की सूची होती है। केंद्र सूची, दूसरी होती है आपकी राज्य सूची, तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची, और एक होता है आपका अवशिष्ट विषय। अर्थात ऐसे कानून जो केंद्र के द्वारा बनाए जाएंगे वो केंद्रीय सूची में डाले जाते हैं, जिनकी संख्या है 100। ऐसे कानून जो राज्य के द्वारा बनाए जाएंगे वो राज्य सूची में डाले जाते हैं, उनकी संख्या है आपकी 61। ऐसे विषय जो कि दोनों के द्वारा मिलकर बनाए जाएंगे उनकी संख्या है आपकी 52, जो कि समवर्ती सूची में डाले जाएंगे। इसके अलावा अन्य विषय, बचे हुए जो नए विषय पैदा होते हैं उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट विषय, जिन पर कानून कौन बनाता है? उस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। तो इसमें परिवर्तन हुआ, ये अभी वर्तमान स्थिति के विषय हैं, इनमें चेंज होता रहता है। जब संविधान बना था उस समय स्थिति थी, इसमें 97 हुआ करते थे, इसमें 66 हुआ करते थे, और इसमें 47 हुआ करते थे। ये नई स्थिति है और नीचे वाली आपकी पुरानी स्थिति है। तो कई बार परीक्षाओं में पुराने आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं और नए आंकड़े भी पूछ लिए जाते हैं। अर्थात वो विषय इस पर केंद्र कानून बनाएगा केंद्र सूची में, जैसे जनगणना है, आयकर है। राज्य सूची जैसे पुलिस है, कृषि है। समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा है। तो ऐसे सूचियों में क्या है? कानून का क्या है? बंटवारा है। ये है आपका 7वीं अनुसूची। फिर आपका आएगा आपका 8वीं अनुसूची। संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची होती थी। तो 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। 8वीं अनुसूची में क्या है? आपकी भाषा है। जब संविधान निर्मित हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी मान्यता प्राप्त। फिर 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हो गई आपकी 15। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। तो इस प्रकार 15 और 3 कितनी हो गई आपकी भाषाएं? 18 हो गई। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जो हुआ, 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। BDMS एक डॉक्टर की डिग्री है, उससे आप याद रख सकते हो। बी का मतलब होता है बोडो, डी का मतलब होता है डोंगरी, एम का मतलब होता है मैथिली,
और एस का मतलब होता है संथाली। तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषा हो गई आपकी 22। तो 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है अनुसूची 8 में। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। अब नवी अनुसूची जो है वो नवी अनुसूची जो जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिस पर मैंने एक विस्तृत रूप से एक लेक्चर बनाया है, जिसको आप लिंक में नीचे देख सकते हैं। उसमें भूमि सुधार कानून रखे गए हैं, भूमि सुधार कानून रखे गए हैं, जो कि किसमें है, नवी अनुसूची में। किसमें है, आपके नवी अनुसूची में। नवी अनुसूची का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन में आपको ये देना चाहूंगा। नवी अनुसूची में वो विषय रखे जाते हैं जिनका न्यायिक पुनर्लोकन नहीं हो सकता, अर्थात जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन वर्तमान में 2006-07 के बाद इसमें परिवर्तन हो गया, अर्थात इस पर विषय न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन पूर्व में जो जब बना था ये, जब ये नवी अनुसूची जोड़ी गई थी 1 जनवरी 1951 को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस समय इसमें भूमि सुधार कानून जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, उस समय इसमें भूमि सुधार कानून को ही रखा गया था, अर्थात ऐसे कानून जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। तो ये आता है आपका किसमें, नवी अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में आता है आपका दल बदल कानून। दल बदल कानून का वर्णन कायम है 10वीं अनुसूची में, अर्थात चुनाव के पश्चात कोई निर्दलीय प्रत्याशी है या एक पार्टी का प्रत्याशी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी में चला जाए, या निर्दलीय प्रत्याशी किसी को भी समर्थन दे दे, तो इसके लिए दल बदल कानून बनाया गया, जिसको विस्तृत रूप से मैंने नीचे लिंक में आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया कि किस प्रकार दल बदल कानून बनता है। कि कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकती, मैंने उसमें बताया था। 2/3 से कम लोग अन्य पार्टी नहीं बना सकते या दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते, इससे कम होंगे। और यदि दल बदल करते हैं तो उनकी मान्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये मैंने आपको उस समय नीचे बताया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो 10वीं अनुसूची का संबंध कहाँ से, दल बदल से। 11वीं अनुसूची का संबंध आपका कहाँ से है, ग्राम पंचायतों से। ग्राम पंचायत अर्थात पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में क्या कर दी गई है, पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दी गई है, जिसे 11वीं अनुसूची के तहत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को 11वीं अनुसूची को क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची में आपका नगरीय निकाय की व्यवस्था। जिस प्रकार गांव के लिए पंचायती राज व्यवस्था, नगरों के लिए नगरीय निकाय व्यवस्था है, नगरीय निकाय व्यवस्था। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची क्या की गई है, जोड़ी गई है। तो इस प्रकार आपको ये 12 अनुसूची मैंने आपको बता दी। जैसे पहली अनुसूची में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का वर्णन है, तीसरी में शपथ का वर्णन है, चौथी में राज्यसभा की सीटें हैं, पांचवी में आपकी राज्यसभा की अनुसूचित क्षेत्र है, छठी में आपका जनजातीय क्षेत्र है, सातवीं में आपकी सूचियां हैं, आठवीं में भाषा है, नवीं में भूमि सुधार कानून है, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में आपका पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं में नगरीय निकाय व्यवस्था। तो इस प्रकार ये 12 अनुसूचियां हैं जो कि प्री में भी पूछी जा सकती है, मेंस में भी, और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य रूप से क्या है, ये उपयोगी है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। याद करने का भी बहुत आसान सा तरीका है, 2 और 3 आसानी से याद हो सकती है, वेतन और शपथ। इसके अलावा 5वीं और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र भी आप आसानी से याद कर सकते हो। तो 2 और 3 याद हो गई आपको, 5वीं और 6ठी भी याद हो गई, 7वीं 7 से 7वीं हो जाएगी, सब सूचियों का वर्णन है, 7 से सूचियों का वर्णन है, और 10वीं से द से दल बदल हो जाएगा, 10वीं में द आ गया तो दल बदल हो गया। और ये जो नई व्यवस्था है सभी को पता है, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय, ये 11वीं 12वीं में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहली में संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरी में वेतन है, तीसरी में शपथ है, चौथी में राज्यसभा सीटें, अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, सूचियां, भाषाएं, भूमि सुधार कानून, 10वीं में दल बदल, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय व्यवस्था। तो इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।